नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। समय समय पर कंपटीशन एग्जाम्स के प्रीवियस पेपर आपको सोल्व करवाते आए हैं। ओडिशा माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड का जो इलेक्ट्रिशियन थर्ड का पेपर था वो हम हल कर रहे थे। एक क्लास इसकी हो चुकी है, यानी 20 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए थे। आज 21वें प्रश्न से शुरू करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम आप देने वाले हैं, ये क्वेश्चंस बड़े टॉप लेवल के हैं, हमें बहुत कुछ नया सिखाएंगे। सो जिन बच्चों को नोटिफिकेशन मिल रहा है कनेक्ट हो जाइए। एक बार फिर इंट्रोडक्शन दे दूं, ओएमसी इलेक्ट्रिशियन का ये पेपर है। तो ख़ास तौर से जो बच्चे उड़ीसा से हैं, ओएमसी का अभी वैकेंसी आया हुआ भी है, रिक्रूटमेंट आया हुआ है, तो उसमें अगर आपने अप्लाई कर रखा है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि प्रीवियस पेपर को पढ़ना तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। रिसेंट हरियाणा वाले बच्चों के लाइनमैन का पेपर होना है 30-31 अक्टूबर को, तो वो भी इसको ज़रूर देखें। हमेशा बोलता आया हूँ, एक बार फिर बता दूँ, पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना। यानी टाइटल देख कर कि ये तो ओएमसी का पेपर है, हमारे क्या आएगा। देखो, कंसेप्ट सब जगह कॉमन रहते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है। शुरू करें। मुझे लगता है इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है। आप सबका नमस्ते और अभिवादन, गुड इवनिंग मैंने स्वीकार कर लिया है। शुक्रिया सभी बच्चों का यहाँ तक जुड़ने के लिए, और लाइक्स वाली संख्या बढ़ा दीजिए ताकि पता लगे कितने बच्चे जुड़े हैं और अपडेट मिला है, क्योंकि 3-4 दिन से क्लास नहीं हो पाई थी। सो डिस्टर्ब तो हो ही जाते हैं बच्चे, फिर रूटीन टूट जाता है। कोई बात नहीं, अब हमेशा तैयार रहें। शाम को 6:15 बजे या फिर 8 बजे, दोनों में से किसी एक समय आपको क्लास हम ज़रूर देंगे। आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है। सवाल 21 आपके सामने ये रहा, समझिए, कीजिए उत्तर। आप भी कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। सवाल 21 में क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक एन एक्टिव पार्ट इन द फ्लो और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण या प्रवाह में इनमें से कौन ऐसा है जो सक्रिय रूप से भाग लेता है। बहुत सिंपल साधारण क्वेश्चन पूछा है। देखो, इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफ़र हम उसी को बोलते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। बहुत सिंपल सी बात है। यानी एक्टिव रूप से, सक्रिय रूप से जो भागीदारी या हिस्सेदारी लेता है उसका नाम इलेक्ट्रॉन है। याद रह जाएगा ना सबको। नेगेटिव चार्ज होता है इस पर, यानी ऋण आवेशित होता है। याद है सबको, 1.6 × 10⁻⁻19 यहाँ नेगेटिव और लिखना है। कूलाम इस पर चार्ज होता है। यहाँ से 1-2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं जो रिसेंट एग्ज़ाम में आते भी हैं। क्या पूछते हैं वो आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, तो ये सबको याद है। अब आजकल वो अपोजिट सवाल पूछने लग गए। वो ये कहते हैं कि 1 कूलाम का आवेश है, बताओ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को अब हल कीजिए। अपने आप जो है ना, चीज़ों को स्टेप अप कर लिया करो। वाइस वर्सा सवाल हमेशा खुद से खुद ही कर लिया करो, और उसको कंफर्मेशन कर लिया करो कहीं से, बस कि हाँ ये मेरा सही है कि नहीं। हर बच्चे को याद है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, लेकिन अगर एग्जाम में ये आ जाए ना कि 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे बच्चे यहाँ से पीछे खिसक जाते हैं। तो ये आप है ना वाइस वर्सा चीज़ों को ज़रूर पढ़ लिया करो, राइट। आइए अगले सवाल पर। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन आपसे, देखो, कम्यूटेटर ब्रशेज आर यूजुअली मेड ऑफ। कम्यूटेटर और ब्रश किसके बने होते हैं, कोई समस्या किसी को नहीं होगी। कार्बन और ग्रेफाइट के बने होते हैं, राइट। सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, यानी इसी के हम क्यों बनाते हैं, तो इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये दोनों ही सेल्फ ल्यूब्रिकेंट होते हैं, यानी स्वस्नेहक होता है इनमें। हमें अलग से इनमें कोई ल्यूब्रिकेंट डालने की ज़रूरत नहीं होती, पहला पॉइंट। दूसरा, वोल्टेज ड्रॉप तो कार्बन वालों का सबसे ज़्यादा है, लेकिन करंट डेंसिटी ठीक ठाक है। लगभग 9 एम्पियर प्रति वर्ग सेंटीमीटर इनकी करंट डेंसिटी होती है, धारा घनत्व होता है। वैसे हाई करंट डेंसिटी के लिए अगर आपसे पूछा जाए, देन कॉपर के ब्रश कर देना, ठीक है।
उच्च धारा घनत्व के लिए ब्रश किसके बने होते हैं डीसी मशीनों में, तब आपको कॉपर आंसर करना है। ठीक है, 4 तरह के होते हैं वो बताया ये। हाँ, इनका वोल्टेज ड्रॉप कार्बन वालों का 2 वोल्ट होता है। शाबाश, किसने बताया? सेल्फ स्टडी। देखो 23वां सवाल देखो, व्हाट वैल्यू ऑफ स्पेस हाइट रेशियो रिकमेंडेशन फॉर इंडोर लाइटिंग। आंतरिक प्रकाश व्यवस्था के लिए स्थान ऊंचाई अनुपात कितना है? डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, समस्या नहीं है, सीधा सीधा पढ़ा हुआ है। इससे पहले न जाने कितनी बार इस क्वेश्चन को हल कर चुके हैं। यूपीपीसीएल ने भी बहुत जगह पूछ रखा था क्वेश्चन, तो कोई प्रॉब्लम हमें है ही नहीं। स्पेस हाइट 1:2 का मतलब वो ये कह रहा है कि अगर 1 वर्ग सेंटीमीटर का एरिया है तो लैंप को आप 2 वर्ग सेंटीमीटर की हाइट पर लगाइएगा, इतना सा कह रहे हैं वो। ठीक है, और इस स्पेस हाइट रेशियो इल्यूमिनेशन में सिलेक्शन कारक में सबसे अहम भूमिका निभाता है ना। घूम फिर के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, क्योंकि अभी एक कोई एग्ज़ाम था जिसमें हमने क्वेश्चन देखा तो उन्होंने यही पूछा था कि कौन सा जो है उसमें से प्रदीप्ति चयन का मुख्य कारक नहीं है। ठीक है, दीवारों का रंग उसमें महत्वपूर्ण और वो सारी चीज़ें थी, याद है वो सब बच्चों को। सवाल देखो 24वां, द नेसेसरी कंडीशन फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर के समांतर संचालन के लिए आवश्यक शर्तें क्या है? नेसेसरी यानी आवश्यक, कंडीशन यानी शर्त, पैरेलल ऑपरेशन यानी समांतर संचालन। ठीक है, देखो पोलैरिटी मस्ट बी सेम, यस, पोलैरिटी सेम होनी चाहिए, ध्रुवता समान होनी चाहिए, पहला सही। सेकंड, फेज सीक्वेंस मस्ट बी सेम फॉर 3 फेज ट्रांसफार्मर, यस, अगर ट्रांसफार्मर 3 फेज का है तो फेज सीक्वेंस समान होना चाहिए, अदरवाइज ब्लास्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन कह रहा है पोलैरिटी मस्ट बी सेम, फेज सीक्वेंस मस्ट बी सेम, बिल्कुल यही ऑप्शन करेंगे जिसमें दोनों सही हो। और फेज सीक्वेंस मस्ट बी अपोजिट, अपोजिट होगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं। चलो मुझे इसके अलावा आप कोई 2-3 शर्तें और बता दो भाई, सवाल जब है तो पूरा कंप्लीट ही करें ना, कल को वो ये कह दे, आजकल ऑप्शन ऐसे ही आ रहे हैं, कह देगा कि ट्रांसफार्मर पैरेलल ऑपरेशन के बारे में आपको 5 कंडीशंस दी गई है 1 2 3 4 5, और कहेगा कि इनमें से कौन कौन सी कंडीशन जो है वो फुलफिल होनी चाहिए, बताइए। तो कोई और 2-3 कंडीशंस जो है वो आप लिख दीजिए यहाँ पर, बताइए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। और लाइक वाली संख्या में वृद्धि हुई नहीं है, कम मात्रा में बच्चे जुड़े हैं आज, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सबको मैसेज मिलेगा कि यहाँ क्लासेज होने लग गई तो आएंगे बच्चे, कोई बात नहीं। देखो इसके अलावा अगर और आपको लिखना है, पर यूनिट इम्पीडेंस यानी प्रति इकाई इम्पीडेंस सेम होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, शायद याद होगा। उसके बाद में वोल्टेज रेशो सेम होना चाहिए, 2 चीज़ें हो गई। उसके बाद में 3 फेज में अगर है तो वो कहते हैं कि इनका फेज विस्थापन या तो शून्य हो, या फिर फेज विस्थापन शून्य नहीं तो फिर वो ये कहता है कि वो समान सदिश ग्रुप के होने चाहिए, समझते हैं? यानी जो उनकी वेक्टर ग्रुपिंग बनती है ना, कि जैसे स्टार स्टार है दोनों तो 11 बजे की पोजीशन है कि 1 बजे की पोजीशन है, क्योंकि एक में 30 डिग्री लैगिंग है, एक में 30 डिग्री लीडिंग होता है। वो पूरा चैप्टर है, एक पूरी फुल क्लास है इन पर, कनेक्शन वाले पर, तो उसे पढ़ना जरूर, वहाँ से भी सीखोगे नया। सवाल देखो, व्हाट विल बी द चेंजेस इन स्पीड ऑफ सिंक्रोनस मोटर इफ लोड इंक्रीज। भार में वृद्धि होने पर एक सिंक्रोनस मोटर की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? 2 ऑप्शन देने हैं। जब सिंपल सा क्वेश्चन दे इतना सा, तब तो आपको ये बताना है कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम सिंक्रोनस मोटर को कांस्टेंट स्पीड मोटर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप और आगे जाते हैं तो मैं आपको बता दूं, ये मोटर 10 से 20% ओवरलोड को ही सहन करती है। यदि हम कंटिन्यूस लोड बढ़ाते हैं तो मोटर सिंक्रोनिज्म से बाहर आएगी और फाइनली बंद हो जाएगी, ये भी ध्यान रखना। हाँ, एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये स्लिप स्पीड के साथ कभी नहीं चलेगी, स्लिप स्पीड के साथ कभी भी नहीं चलेगी। चलेगी तो सिंक्रोनस स्पीड से चलेगी, अदरवाइज सिंक्रोनिज्म से बाहर आएगी और ब्रेक अवे होते ही मोटर बंद हो जाएगी, ठीक है जी। अगला सवाल, 400 वोल्ट कैन बी क्लासिफाइड एज, 400 वोल्ट को कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं भाई? 2 चीजें सिंपल सी है ना, लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, सुपर टेंशन वो अलग, ठीक है।
तो लो वोल्टेज को हम मानते हैं 250 वोल्ट तक, मध्यम को मानते हैं 650 वोल्ट तक, और हाई वोल्टेज को फिर हम बोल देते हैं 650 से अधिक, यानी मोर देन 665, ठीक है, 650। तो सिंपल सी बात है, अगर 251 से लेकर 650 तक है तो मध्यम वोल्टेज में ही रखेंगे, कोई समस्या नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा, अगर वो वर्ड चेंज कर दे और वोल्टेज की जगह टेंशन लिखना शुरू कर दे, तो फिर याद रखना इन दोनों को मिला करके हम एल टी लिखते हैं। अगर सवाल ये आ जाए ना कि एल टी कितने वोल्ट तक होता है, देन 1.1 केवी कर देना, 1100 वोल्ट होता है। 1000 वोल्ट ऑप्शन में तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, 1000 और 1100 दोनों नहीं आएंगे, एक ही ऑप्शन आएगा। तो एल टी, एच टी, एस टी, ई एच टी वो एक अलग क्लासिफिकेशन है, याद रखना। दरअसल उनको हम केबल के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड करते हैं, वर्गीकृत किया जाता है, और ये अलग है, ठीक है। आगे बढ़ें क्या? देखो भाई क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ मोटर इज यूज्ड इन जनरेटिंग स्टेशन एंड सब स्टेशन फॉर इम्प्रूविंग पावर फैक्टर। पावर फैक्टर सुधारने के लिए हम किस मोटर का इस्तेमाल करते हैं? कोई किसी को समस्या नहीं होगी, शायद सिंक्रोनस मोटर बोलेंगे। अब मेरे दो सवाल हैं आपसे। पहला सवाल ये है कि एक सिंक्रोनस मोटर पावर फैक्टर कब सुधारती है, ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। इसका आंसर आप कर दीजिए फटाफट से। सबसे पहले आया संदीप का आंसर, ओवर एक्साइट करके, यस। सेकंड मेरा सवाल यही था आपसे कि एक सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर किन कारकों पर निर्भर करता है। देखो कितने सारे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, मैं आपको आज एक एक करके बताता हूँ। पहला, पावर फैक्टर करेक्टिंग डिवाइस के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन आएगा सिंक्रोनस मोटर। सेकंड क्वेश्चन आएगा, सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर किन कारकों पर निर्भर करता है या किस कारक पर निर्भर करता है? दो सवाल। तीसरा आता है, सिंक्रोनस मोटर को आप किस पावर फैक्टर पर ऑपरेट कर सकते हैं? तीन ऑप्शन आते हैं। फिर आता है कि पावर फैक्टर सुधारती कब है या पावर फैक्टर सुधारने के लिए किस लेवल पर चलाया जाता है, और जब पावर फैक्टर सुधारती है तब सिंक्रोनस मोटर को हम क्या कहते हैं। शुरू करूं मैं, लाइन वाइज बोल रहा हूं, लिखूंगा नहीं आंसर। सबसे पहला सवाल था, एक सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर रोटर की एक्साइटेशन पर निर्भर करता है। रोटर एक्साइटेशन ना लिखो तो फील्ड एक्साइटेशन लिख दो। फील्ड एक्साइटेशन उत्तेजना यानी मैग्नेटिक एक्साइटेशन शब्द जब भी आ जाए वो हमेशा डीसी से होता है, ये भी याद रखना। तो रोटर की डीसी सप्लाई पर निर्भर करता है, ये ऑप्शन भी आ सकता है। इस क्वेश्चन के तीन ऑप्शन आएंगे पेपर में, याद रहेगा ना। सेकंड सवाल था, सिंक्रोनस मोटर किस पावर फैक्टर पर ऑपरेट हो सकती है, तो तीनों ऑप्शन करने हैं, यूनिटी, लैगिंग, लीडिंग, तीनों करने हैं, बदल सकते हैं हम। उसके बाद में आता है पावर फैक्टर कब सुधारती है, तो मोटर जब अंडर एक्साइट हो तो लैगिंग पावर फैक्टर, ओवर एक्साइट हो तो लीडिंग पावर फैक्टर पर चलती है, यानी पावर फैक्टर तब सुधारती है जब वो ओवर एक्साइटेड हो। लेकिन याद रखना, केवल ओवर एक्साइटेशन से काम नहीं चलेगा, इसके साथ मोटर नो लोड पर होनी चाहिए। यानी ये कहा गया है कि एक सिंक्रोनस मोटर से आप पावर फैक्टर सुधारना और मैकेनिकल पावर लेना दोनों एक साथ काम नहीं करवा सकते। आइदर और इस्तेमाल लिखा उन्होंने, या तो आप पावर फैक्टर सुधार सकते हैं या फिर आप मोटर से मैकेनिकल एनर्जी ले सकते हैं। तो पावर फैक्टर सुधारने के लिए ओवर एक्साइटेड और नो लोड होना चाहिए। अब तीसरा अगला सवाल था कि उस समय मोटर को क्या कहा जाता है, तो उस समय मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर कहा जाता है, ये ध्यान रखना। यानी मोटर उस समय स्टैटिक कैपेसिटर की भांति काम करती है। तो मुझे ये बताइए उस समय उसकी, ओके चलो शुरू करते हैं। देखो, विच टाइप ऑफ पावर फैक्टर इज शोन बाय एन ओवर एक्साइटेड अल्टरनेटर। देखो अभी सिंक्रोनस मोटर पढ़ रहे थे और सिंक्रोनस मोटर के जस्ट बाद में आप क्या आ गया, ये अल्टरनेटर। मैं अब आपको शॉर्ट में करवा दूं कि अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर जो होते हैं ना वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। अगर ये ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर होता ना तब तो इसका पावर फैक्टर का आंसर लीडिंग आता। ये आंसर की मैं गलत दिया हुआ है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा ना वो आएगा लैगिंग। दरअसल अल्टरनेटर क्या करता है,
अल्टरनेटर रिएक्टिव पावर को या तो डिलीवर करता है या एब्जॉर्ब करता है, ये दो ही ऑप्शन करने हैं आपको, या तो डिलीवर करता है या एब्जॉर्ब करता है। वो कहता है कि अगर ओवर एक्साइटेड है तो वो आपकी पावर को, रिएक्टिव पावर को एक तरह से एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है या लेता है एक तरह से। सो पावर फैक्टर को लैगिंग मानना है, यहाँ पर ये उल्टा है। और अगर याद रखना है तो मैं आपको बता दूं, दोनों को एक इस तरीके से याद रख लो कि यहाँ पर सिंक्रोनस जनरेटर लिख लो और यहाँ पर सिंक्रोनस मोटर लिख लो। दरअसल मोटर और जनरेटर एक दूसरे के वाइस वर्सा होते हैं। ओवर एक्साइटेशन का जब सवाल आ जाए तो मोटर में आप सबको याद है लीडिंग होता है, अल्टरनेटर को अपोजिट कर दो यानी लैगिंग करना है। डिटेल देखना, मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर इसका लैगिंग करना है, ठीक है। इसी तरह से अगर अंडर एक्साइटेशन का आए तो अंडर एक्साइटेशन में यहाँ लैगिंग होता है तो इसको लीडिंग कर देना है। लेवल में दोनों में सिमिलरिटी रहेगी, वहाँ पर दोनों कॉमन रहेंगे, इतना सा ध्यान रख लेना, ठीक है। बाकी आ जाओ 29वें सवाल पर, और ये ठीक ठाक सा है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा और टफ सवाल नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ वेट स्किन ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में शुष्क त्वचा है ना, शुष्क नहीं सॉरी, वेट गीला है, वेट का मतलब गीली त्वचा है, ठीक है। तो गीली त्वचा का जो रेजिस्टेंस होता है वो 1 किलो ओम या 1000 ओम होता है। और वहीं अगर ड्राई स्किन की बात की जाए तब क्या आता है, बता दो भाई। सूखी त्वचा जब हो, शुष्क शरीर हो, तब कितना होता है, फटाफट से बता दो। कमेंट रुक कैसे गए अचानक से ही। यस, 1 लाख से 6 लाख, यानी इसमें आपका 1 लाख से 6 लाख नहीं, 500 किलो ओम से 600 किलो ओम बताया करो, यानी 5 से 6 लाख बताया करो, ठीक है। ये 1000 ओम है, यहाँ 5 लाख से 6 लाख यानी 500 से 600 किलो ओम के आसपास उत्तर बताया करो, सही रहेगा। चलिए जी, BH करव पर आपका सवाल आ गया। क्या आया है, BH करव पर क्वेश्चन आ गया। सवाल कह रहा है कि द रेजिन OC इन BH करव डिनोट, यानी ये O है और यहाँ पर C लिखा हुआ है, तो ये क्या है, ये पूछ रहा है आपसे। देखो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं और एक्साइटेशन की तरफ जा रहे हैं। मैं इसको A पॉइंट नाम देता हूँ, तो ये कहलाता है सेचुरेशन पॉइंट। अब ये वापस घटते हुए आ रहा है और इस लोकेशन पर आ जाता है, मैं इसको नाम दे देता हूँ B। तो ये O से B तक जो है ये कहलाता है रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, इसे अवशिष्ट चुंबकत्व बोलते हैं और ये रेटेंटिविटी से डिसाइड होता है। O से A तक ये कहलाता है आपका एक्साइटेशन यानी उत्तेजना, और A जो है वो पूरी तरह से सेचुरेशन पॉइंट है। B जो अवशिष्ट चुंबकत्व है या रेटेंटिविटी को दिखाएगा, और यहाँ पर अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए हम एक पावर लगाते हैं जिसकी वजह से स्ट्रेसिस हानि होती है। तो इसे हम इंग्लिश में कोअर्सिविटी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं निग्राहिता, या फिर कोअर्सिव फोर्स यानी निग्राही बल बोला जाता है, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन कोअर्सिविटी का। रेटेंटिविटी का अगर होता तो ग्राफ में यहाँ ऊपर की तरफ जो होता है ना वो रेटेंटिविटी होती है, धारण क्षमता, ठीक है। याद रह जाएगा ना सबको। अच्छा क्वेश्चन है वैसे आएगा। द साइन ऑफ, ये किसका साइन है, तो ये मैंडेटरी साइन है। जो हमारे 4 तरह के सेफ्टी साइन होते हैं उसमें मैंडेटरी बोलते हैं हम इसे। मैंडेटरी मतलब आवश्यक चिन्ह, हेलमेट पहने, ग्लव्स पहने, तो ये कह रहा है आपको हैंड ग्लव्स पहने, ठीक है। हेलमेट और वो सब होते हैं ना, तो ये रहा वियर हैंड प्रोटेक्शन, हाथ की सुरक्षा पहनिए, ठीक है। वैसे किस में रखेंगे, ओके PPE4 की श्रेणी में आता है, ये भी अच्छी बात है, दिलीप बता रहे PPE4 की कैटेगरी में आता है। कौन सा साइन है, मैंडेटरी साइन है ना, वो बता दो इसका। तो आकृति हमेशा सर्किल में होगी, दिख ही रहा है आपको, और बैकग्राउंड इसका ये वाला ब्लू होगा और चिन्ह जो होता है वो वाइट कलर का होता है, ठीक है। इंफॉर्मेटिव, प्रोहिबिटेड, वो जितने भी होते हैं सबको याद रखना। 50 हर्ट्ज 220 वोल्ट साइन वेव AC का समय अंतराल बताना है। देखो टाइम बराबर 1/, फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। 1/50 को हल करोगे 0.02 सेकेंड आएगा, जब इसे मिली में कन्वर्ट करोगे तो 20 मिली सेकेंड आएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार करवा चुके हैं,
बहुत बार ऑप्शंस में भी दे चुके हैं, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे क्वेश्चन है, वैसे आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है। और अगला सवाल देखो, वोल्टेज अक्रॉस शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट के आर पार वोल्टेज कितनी होती है? तो शॉर्ट सर्किट के आर पार वोल्टेज 0 होती है। और अगर ओपन सर्किट के आर पार वोल्टेज पूछे आपसे, तब क्या बताओगे? बताओ। शॉर्ट सर्किट के आर पार वोल्टेज 0 होती है, ओपन सर्किट के आर पार बताओ कितनी होगी? यस, शिवेंद्र का आंसर आ चुका है। बाकी और बच्चे भी अपना अपना उत्तर बताइए। शाबाश, 2 उत्तर देने हैं आपको ओपन सर्किट में। पहला, इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज, यानी सप्लाई वोल्टेज के समान, ठीक है, आपूर्ति वोल्टता के समान, पहला ऑप्शन तो। और अगर ये नहीं हो तो दूसरा ऑप्शन होता है मिनिमम, मैक्सिमम, इनफाइनाइट, जीरो, ऐसे 4 ऑप्शन आते हैं। उस दौरान आपको करना है कि वहाँ पर अधिकतम वोल्टेज होती है, यानी परिपथ का वो कौन सा पॉइंट है जहाँ मैक्सिमम वोल्टेज होगी, कहते हैं कि वो ओपन सर्किट के होंगे जो सोर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। अनंत वोल्टेज नहीं होगी। कौन बोल रहा है ये? अनंत रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, ओपन का रेजिस्टेंस अनंत होगा। चलिए जी, अगला सवाल देखो, पूरा दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, बताओ फटाफट से उत्तर। वो कह रहा है कि एक 2000 वाट के हीटर को जब हम घरेलू सप्लाई में रखते हैं तो हम देखते हैं कि हीटर जो है ना वो रेड यानी लाल कलर का हो जाता है, जबकि सप्लाई वायर जो होता है ना वो पूरा ठंडा रहता है। ऐसा क्यों? हीटर की तार पूरी तरह से लाल हो गई, मतलब इतना हीट दे रहा है, लेकिन तार अभी भी ठंडी है। ऐसा क्यों? तो सिंपल सी बात है, वो जो रेड हुआ है वो ऊष्मा के कारण हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि ऊष्मा रेजिस्टेंस के समानुपाती है। सिंपल सी बात है ना, क्योंकि धारा तो जितनी सप्लाई वाली तार में से जा रही है उतनी हीटिंग एलिमेंट में से जा रही है, तो ये तो कारक दोनों का समान हुआ। टाइम भी दोनों का बराबर है। बीच वाला जो कारक देख रहे हैं ना वो अलग है। जहां से तार लाल कलर में कन्वर्ट हो गई ना, उसका रेजिस्टेंस सप्लाई वायर से बहुत ज़्यादा है। इस वजह से ये देखो, द रेजिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट इज हायर देन दैट ऑफ वायरिंग। घरेलू वायरिंग के तार का जो प्रतिरोध है उससे कहीं ज़्यादा उसका है, और ऊष्मा प्रतिरोध के सीधे समानुपाती है। भाई धारा दोनों में सेम थी, समय दोनों में समान था, अंतर केवल किस कारक में है? हाँ, केवल और केवल रेजिस्टेंस वाले कारक में अंतर है। सवाल देखो, स्टार का एक सिंबल बना हुआ है। बहुत सारे बच्चों को तो ये पता ही नहीं होता कि स्टार का सिंबल है किसका। याद सुनिएगा ध्यान से, इंस्ट्रूमेंट की डायल पर बने प्रतीक की यहाँ पर बात हो रही है, और ये जो स्टार वाला होता है ना, ये बताता है कि हम इस इंस्ट्रूमेंट को किस वोल्टेज के लिए टेस्ट कर सकते हैं। अगर खाली स्टार बना हुआ हो जैसा कि इसमें है और अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसे बोलते हैं कि 500 वोल्ट तक इस्तेमाल कर सकते हैं। 0 वोल्ट या नो वोल्टेज टेस्टिंग, यानी वोल्टेज के लिए आप इसमें इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, ऐसा होगा तो इसके अंदर 0 लिखा हुआ होगा। और इसके बाद जो भी संख्या लिखी हुई हो वो उतने ही किलो वोल्ट का इंडिकेशन होगा। जैसे स्टार बना करके उसके अंदर 2 लिख दिया तो वो 2 किलो वोल्ट के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा, ठीक है। डायल के प्रतीक को अच्छे से पढ़ना सीख लो, आजकल सवाल इसमें से आता भी है। इनमें से कौन एक अच्छा चालक है? धातुएं और मिश्र धातुएं, मेटल्स एंड एलॉय आएगा, ठीक है। बाकी सेरामिक, लकड़ी और पॉलीमर्स, ये सारे के सारे इंसुलेटर या उष्मारोधी पदार्थों की श्रेणी में जाएगा। मार्किंग टूल इनमें से कौन सा है? देखो, थ्रेड गेज, नाम से ही पता लगता है, थ्रेड बोलते हैं चूड़ियों को, तो ये थ्रेड की पिच नापने के काम आता है, जैसे स्क्रू की थ्रेड हो गई, ठीक है। एनटीपी और पीटीसी के बारे में बताइए। ओके, देख भाई बाबू, अगर आपके पास थोड़ा सा समय हो ना तो जाकर के रेजिस्टेंस वाली क्लास पढ़ लो यार, मैंने बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। पीटीसी, एनटीसी, एलडीआर और वीडीआर, 4 विशेष प्रकार के प्रतिरोधक होते हैं और मैंने चारों करवाए हुए हैं। सो आप टाइम निकाल कर थोड़ा पढ़िएगा। पीटीसी होते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिनमें
बढ़ता है टेम्परेचर रेजिस्टेंस के साथ। एनटीसी में होता है रेजिस्टेंस बढ़ने से घटता है। इसमें लाइट पर फर्क पड़ता है, इसमें वोल्टेज के साथ फर्क पड़ता है। अलग अलग तरह के सारे बताए हुए। थ्रेड गेज होती है स्क्रू की जैसे थ्रेड नापनी हो। फीलर गेज ये एयर गैप नापने के काम आता है, जब दो शाफ्ट की हम अलाइनमेंट करते हैं उस दौरान आता है, ठीक है। और उसके बाद में देखो रेडियस गेज, तो ये रेडियस नापने के काम आता है, और नाम से ही पता लग रहा है स्क्रैच गेज, ये स्क्रैच करेगा तो एक तरह से मार्क हो जाएगा, जैसे स्क्राइबर हो गया, डिवाइडर हो गया, ठीक है। ये सब इसी में आएंगे। आइए अगले सवाल पर, क्या कह रहे हैं, विच टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड टू मेक इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। आईसी बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हो भाई, सेमीकंडक्टर्स, नो डाउट अर्धचालकों का इस्तेमाल होगा। वैसे डीपली कोई ऑप्शन दे तो फिर उत्तर करना सिलिकॉन। अगला सवाल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट फॉर सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। पृथक उत्तेजित जनरेटर के लिए कौन सा सही स्टेटमेंट है, करेक्ट यानी सही स्टेटमेंट है, बताइए। क्या कह रहे हैं, कंट्रोल ऑफ फ्लक्स इज इजियर एंड हेंस स्पीड कैन बी कंट्रोल, ठीक है। हमें स्पीड को कंट्रोल नहीं करना है, जनरेटर है, हमें मोटर वो वोल्टेज कंट्रोल करनी है। एक्साइटिंग करंट इंडिपेंडेंट लोड करंट, ठीक है। जो उत्तेजन धारा है वो लोड करंट से अप्रभावित है, और इट इज़ मोर स्टेबल देन सेल्फ एक्साइटेड। ये मुझे लगता है क्वेश्चन ही गलत हो गया। आपके भी आंसर देख लेते हैं। बच्चों के तो ना खुद के सवाल ख़त्म नहीं होते, वो इन पर क्या ध्यान देंगे। देखो मुझे ये लग रहा है कि ये यूँ है कि नॉट करेक्ट या फिर इनकरेक्ट पूछ रहा होगा। कैसे, देखो, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल वोल्टेज। वोल्टेज कंट्रोल करना तो बहुत आसान है इसमें, क्योंकि एक्साइटेशन वोल्टेज हमारे हाथ में है। ये क्वेश्चन गलत प्रिंट हो गया, इनकरेक्ट पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है ये, क्योंकि ये इट इज़ मोर स्टेबल देन सेल्फ, बिल्कुल सेल्फ एक्साइटेड से अधिक हम इसे मानते हैं, ठीक है ना, यस। और वोल्टेज कंट्रोल करना भी है, ठीक है। और इट्स एक्साइटिंग करंट इंडिपेंडेंट लोड करंट, ये भी सही है। कंट्रोल फ्लक्स ईजियर, ये भी सही है। इसके फ्लक्स को कंट्रोल करना भी आसान है, लेकिन स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, या यहाँ गलती हो गई, तो ए ऑप्शन ही करेंगे इस हिसाब से, तो ठीक है ना। हाँ, फ्लक्स को कंट्रोल करना आसान है, हेंस स्पीड कैन बी कंट्रोल। ये मोटर के बारे में स्टेटमेंट हो गया पहले वाला। सेपरेटली एक्साइटेड मोटर अगर होता है ना, तो वो हम बोल सकते हैं कि उसके फ्लक्स को हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, सो स्पीड भी हम कंट्रोल कर सकते थे। तो ये आपसे ये पूछ रहा था, ये गलत स्टेटमेंट बताइए, और गलत स्टेटमेंट ए होगा। कंट्रोल ऑफ फ्लक्स इज ईजियर, फ्लक्स कंट्रोल करना आसान है, हेंस ईएमएफ कैन बी कंट्रोल्ड, प्रेरित विद्युत वाहक बल आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। ये ऑप्शन आपका यहाँ सूटेबल रहता। और उसके बाद में देखिए अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस नॉट रिक्वायर्ड व्हेन टू अल्टरनेटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दो अल्टरनेटर अगर समांतर में जुड़ते हैं तो कौन सी शर्त का अनुपालन नहीं करना या नहीं आवश्यकता है। देखो, वोल्टेज समान होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी समान हो, फेज कोण समान हो, रेटिंग समान की जरूरत नहीं है। हालांकि रेटिंग भी समान होती है, वैसे ध्यान रखना, ठीक है। कोई बात नहीं, 40 क्वेश्चन हो गए, 20 और बचे हैं, 60 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, मुझे लगता है क्वेश्चंस बहुत टॉप लेवल के। अभी के लिए बस इतना ही करवाएंगे, और दोनों क्लास को मिला करके एक क्लास बना देंगे, तो उसको भी पूरा आप ज़रूर दोबारा देखना, ठीक है। अभी के लिए इतना ही था, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अच्छा, फ्री टेस्ट ऐप में अवेलेबल है, समय निकाल कर उसे अटेंड ज़रूर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।